भाभी को जेल जैसे ससुराल से निकालने वाली नंदे। आस पड़ोस की औरतें कमला देवी को अक्सर बताती थीं कि उनके घर की बहुओं के मायके से कितना दहेज आया है। कोई कहती कि उसे गाड़ी मिली तो कोई बताती कि उसके मायके वालों ने लाखों रुपए दिए। धीरे धीरे कमला और मोहन के मन में भी लालच बढ़ने लगता है। जब मुकुल का रिश्ता नेहा से तय होता है तो कमला शादी में एक के बाद एक मांग रखने लगती है। नेहा के माता पिता अपनी हैसियत से बढ़कर सारी मांगे पूरी करते हैं, शादी में खूब पैसा खर्च करते हैं। देखो मोहन जी, लोगों को अपनी बहुओं के मायके से कितना कुछ मिलता है, हमें भी थोड़ा तो मिलना ही चाहिए था। शादी के बाद कमला और मोहन की मांग खत्म होने के बजाय बढ़ती जाती है। पहली बार नेहा के माता पिता अपनी जमा पूंजी से उनकी मांगे पूरी कर देते हैं। दूसरी बार वे अपना खेत गिरवी रखकर पैसे देते हैं, लेकिन तीसरी बार उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वे और पैसे दे सकें। अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में कर दी, लेकिन हमारे स्तर के हिसाब से कुछ देने की औकात नहीं है तुम्हारी। नेहा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। धीरे धीरे कमला उसके मायके वालों से उसकी बात करवाना बंद कर देती है और नेहा को समझा देती है कि अब उसे इसी घर के हिसाब से रहना होगा। तू गरीब घर से आई है, इसलिए तुझे हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अब तू वही करेगी जो हम कहेंगे। यहीं से नेहा के साथ असली सिलसिला शुरू होता है। मुकुल नौकरी की वजह से बेंगलुरु में रहता है। चारों ननद विदेश में रहती हैं। घर में नेहा सुबह से ही पूरे घर के काम में लगी होती है। वो झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन और खाना बनाने से लेकर सारा काम अकेले कर रही होती है। वहीं कमला देवी और मोहन जी आराम से बैठकर फोन चला रहे होते हैं। मम्मी जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, थोड़ी देर के लिए फोन दे दीजिए, मैं मम्मी से बात कर लूंगी। उनसे रोज रोज बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं तेरी माँ तुझे फोन पर क्या क्या सिखाती रहती है। नेहा उदास हो जाती है। उसके चेहरे पर पहले से ही कई चोटों के और हाथों पर लाल निशान दिखाई दे रहे होते हैं। लगातार तनाव और काम की वजह से उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़े होते हैं। तभी पड़ोस की भाभी भी अपनी छत पर कपड़े सुखाने आती है। अरे नेहा, तू घर से बाहर ही नहीं निकलती। हम लोग शाम को घूमने भी जाते हैं और बाजार भी साथ में जाते हैं। तू भी आ जाना, साथ में चला करेंगे। दीदी, हाँ कभी आऊंगी, बस घर के काम से इतना टाइम नहीं मिलता। नेहा को पता नहीं होता कि नीचे खड़ी कमला देवी दोनों की सारी बातें सुन रही होती हैं। कमला देवी गुस्से से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती हैं। नेहा बेटा, चल नीचे, मुझे तुझसे कुछ काम है। कमला देवी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। सीढ़ियों पर नेहा का पैर फिसल जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। कमला देवी उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर देती हैं। तुझे तो मैं बताऊंगी, अब तू पड़ोस के लोगों से भी हमारी चुगली करेगी। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दीदी खुद मुझसे बात करने लगी थी, इसलिए मैंने भी बात कर ली। पड़ोस वाली औरतों से तेरा बात करने का क्या मतलब है? तू सबको ये दिखाना चाहती है कि हमने तुझे जेल में कैद करके रखा है? नहीं मम्मी जी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बस चुप हो जा, मुझे तेरी सफाई सुनने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी तरह रोज नेहा के साथ खाने को लेकर भी भेदभाव किया जाता। कमला देवी और मोहन जी साथ बैठकर ताजा खाना खाते हैं, जबकि नेहा को अक्सर बचा हुआ और बासी खाना दिया जाता है। नेहा हमेशा अकेले बैठकर खाना खाती है। एक दिन नेहा को तेज बुखार होता है और उसे दवाई लेनी होती है, इसलिए वो बाकी लोगों से पहले खाना खा लेती है। कुछ देर बाद कमला देवी वहां आती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से पहले खाना खाने की? तू क्या घर की लाट साहबनी है जो तू सबसे पहले खाना खाएगी? मम्मी जी, मुझे बहुत तेज बुखार था, दवाई लेनी थी इसलिए। कमला देवी गुस्से में नेहा की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देती हैं। खाना फर्श पर बिखर जाता है। नेहा डर कर पीछे हट जाती है। नेहा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। घर में एक काम वाली भी लगी होती है, लेकिन इसके बावजूद कमला देवी घर का लगभग सारा काम नेहा से ही करवाती होती हैं। तभी मुकुल का फोन कमला देवी के फोन पर आता है। मम्मी, नेहा कहाँ है? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे बेटा, उसका फोन पानी में गिर गया था, इसलिए खराब हो गया। अब तुझे जो बात करनी हो मेरे फोन से ही कर लिया कर। अच्छा ठीक है मम्मी, उससे बात करवा दो। कमला देवी फोन को स्पीकर पर रख देती हैं और नेहा को अपने पास बुला लेती हैं। नेहा डरते हुए कमला देवी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। नेहा, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और बताओ कैसी हो? दिन भर क्या करती रहती हो? मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में फोन करूँगी। तुम्हें तो हर वक्त काम ही रहता है। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैं फोन कर लेता हूँ तो ठीक है, वरना तुम तो कभी फोन ही नहीं करती। मेरे पास फोन है ही कहाँ। तो मम्मी के फोन से कर लिया करो। तुम्हें कौन सा घर में बंद करके रखा है जो फोन इस्तेमाल करने भी नहीं देते? हाँ ठीक है, मैं फोन कर लूंगी, अभी फोन रखती हूँ। नेहा फोन काटने ही वाली होती है कि कमला देवी उसका हाथ जोर से मरोड़ देती हैं। नेहा दर्द से सहम जाती है। अगर तूने किसी को कुछ बताने की कोशिश की ना तो देख लेना, तुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, समझी?
नेहा डर के मारे अपना हाथ पकड़ लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लंदन के एक बड़े से घर के लिविंग रूम में चारों बहनें एक साथ बैठी होती हैं। उनके पति भी वहीं बैठे होते हैं। पिंटू भी खेल रहा होता है। सुनो, हम लोग इंडिया जाएंगे। हमें अपने घर गए हुए 3 साल हो गए हैं। मम्मी पापा और घर वालों की बहुत याद आती है। आखिर बार हम भैया की शादी में ही तो गए थे। हाँ ठीक है, चली जाओ। और ऐसा करना, इस बार 4-5 महीने के लिए चली जाना। फिर तुम्हारा 3-4 साल का इंडिया जाने का कोटा पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। हाँ ठीक है, हम तो इस बार जरूर जाएंगे। इतने साल हो गए घर को देखे हुए। नानी के घर जाएंगे। मैं भी नानी के घर जाऊंगा। चारों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अगले दिन सुबह चारों बहनें चिंटू के साथ फ्लाइट में बैठ जाती हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार वे भारत पहुंच जाती हैं। कुछ समय बाद चारों बहनें अपने घर के गेट के सामने खड़ी होती हैं। रिया घंटी बजाती है। अंदर से कमला देवी दरवाजा खोलती हैं। बेटा, तुम चारों यहाँ, तुमने बताया भी नहीं। कम से कम बता तो देती तो हम थोड़ी तैयारी करके रखते। चारों बहनें अपनी माँ के गले लग जाती हैं। कमला देवी भी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। मम्मी, हमारा बहुत मन करा था घर आने का, इसलिए हमने सोचा कि आपको सरप्राइज देते हैं। हाँ मम्मी, हम चाहते थे कि आपको अचानक देखकर हमारी खुशी भी दुगनी हो जाए। कमला देवी अपनी बेटियों को बार बार प्यार करती हैं। तभी चारों की नजर नेहा पर पड़ती है। नेहा के चेहरे की हालत देखकर चारों बहनों की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे होते हैं। उसके हाथों और चेहरे पर चोट के पुराने निशान भी दिखाई दे रहे होते हैं। भाभी, आपको क्या हो गया? आप इतनी कमजोर कैसे हो गई हैं? हाँ भाभी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हैं। भाभी, आपके चेहरे पर ये निशान कैसे आए? दीदी, सब ठीक है, आप लोग अंदर आ जाओ ना। नेहा जल्दी से बात बदल देती है, लेकिन चारों बहनों को उसकी हालत देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। कुछ देर बाद नेहा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसके चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं होते। भाभी को क्या हो गया? ये इतनी उदास क्यों है? कोई बात हुई है क्या? हाँ भाभी, घर में कोई लड़ाई हुई थी क्या? आप हमें बता सकती हो? अरे कोई बात नहीं हुई। इसका तो 24 घंटे मुंह ऐसे ही बना रहता है। इसे किसी के आने की खुशी ही नहीं होती। नेहा अपनी सास की तरफ देखती है और फिर चुपचाप नजरें झुका लेती है। मेरी बेटियों के सामने मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं नेहा के साथ क्या करती हूँ तो ये मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब जो करना होगा इनके सामने नहीं, चुपके से करना होगा। चारों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। अगले दिन से चारों नंदें घर में रहने लगती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है कि घर में काम वाली होने के बावजूद नेहा सुबह से रात तक काम करती रहती है। क्या चारों नंदें अभी भाभी को उस जेल जैसे ससुराल से बाहर निकाल पाती? एक दिन दोपहर के समय नेहा के पेट में तेज दर्द हो रहा होता है। वो दर्द सहते हुए रसोई में खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। भाभी, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा पेट में दर्द है। खाना बना रही हूँ, बन जाएगा तो आराम कर लूंगी। नेहा की बात सुनकर शिल्पा उसे कुछ देर देखती रहती है। कुछ देर बाद नेहा खाना बनाने के बाद सबको खाना परोसती है, लेकिन खुद सबसे आखिर में एक कोने में बैठकर खाना खाती है। भाभी, आप सबसे बाद में क्यों खाना खाती हो? सबको खाना खिलाने के बाद आप ही बची हुई थाली लेकर बैठती हो। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले घर के सभी लोगों को खिला देती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। चारों नंदे एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगता है। एक दिन चारों बहनें कमला देवी के पास बैठी होती हैं। मम्मी, घर में काम वाली होने के बावजूद भी आप भाभी से इतना काम क्यों करवाती हो? अरे ये इस घर की बहू है। अगर ये काम नहीं संभालेगी और जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? काम वाली आजकल हर घर में लगी होती है। वो तो बस छोटी मोटी मदद करती है। तो मम्मी, फिर आप उसे हर महीने 5,000 रुपए क्यों दे रही हो? तुम अपने घर से मतलब रखो। अब मेरे घर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा घर मुझे कैसे चलाना है और कैसे नहीं। कमला देवी की बात सुनकर चारों बहनें चुप हो जाती हैं। उसके बाद भी चारों बहनें देखती रहती हैं कि उन्हें घर में किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं होती। वे अपनी मर्जी से बाहर घूमने जाती हैं, शॉपिंग करती हैं और दोस्तों से मिलती हैं, लेकिन नेहा को इन सब चीजों की इजाजत नहीं होती। एक दिन चारों नंदें नेहा के कमरे में बैठी होती हैं। भाभी, आप ये सारी बातें भैया को बताती हो जो भी आपके साथ इस घर में होता है? दीदी, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? घर के छोटे मोटे काम है वो तो मैं कर ही लेती हूँ। भाभी, भैया को घर की एक एक बात पता होनी चाहिए। आप दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे से सब कुछ शेयर किया करो। प्रियंका की बात सुनकर नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद कमला देवी ने नेहा का फोन अपने हाथ में ले लिया था और उसे स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था। आज से तुझे फोन रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब किसी से बात करनी होगी मेरे फोन से करेगी। एक दिन मौका देखकर नेहा ने कमला देवी के फोन से मुकुल को चुपके से फोन किया था। नेहा कांपती आवाज में अपने साथ हो रही सारी बातें बतानी शुरू की थी। मुकुल, मम्मी जी मुझसे बहुत काम करवाती है। मुझे अपने घर वालों से बात भी नहीं करने देती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ।
अब तुम ये छोटी छोटी घर की बातें मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें पता है मुझे कितना स्ट्रेस रहता है, ऊपर से तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कोई बात करनी है तो ढंग की करो, वरना फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? मेरा है ही कौन यहाँ, मेरा है ही कौन? अगर मम्मी पापा को बताऊंगी तो उन्हें अलग टेंशन हो जाएगी। हाँ बस ठीक है, फोन काट दो, तुम तो मुझे और स्ट्रेस दे दोगी। मुकुल फोन काट देता है। नेहा फोन हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं अगर अपने पति से भी अपनी परेशानी नहीं कह सकती तो फिर किससे कहूँ? उस दिन कमला देवी को पता चल जाता है कि नेहा ने मुकुल से अकेले में बात की है। इसके बाद वो नेहा को कभी भी अकेले फोन पर बात करने की इजाजत नहीं देती। मुकुल का फोन आने पर कमला देवी हमेशा स्पीकर ऑन करके नेहा के सामने बैठती और तब तक वही रहती जब तक फोन नहीं कट जाता। नेहा अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और चारों नंदों से बात बदलने की कोशिश करती है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। चारों बहनें नेहा की बात मानने की कोशिश करती हैं। अगले दिन चारों नंदें शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलती हैं। रास्ते में मोहल्ले की कुछ महिलाएं उन्हें पहचान लेती हैं। अरे शिल्पा, तुम चारों तो बहुत दिनों बाद आई हो। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ देखे हुए? आंटी जी, हमें भी अपने घर की बहुत याद आ रही थी। 3 साल बाद आए ना। देखो, जब से तुम लोग विदेश गई हो ना, तुम्हारा घर तो बिल्कुल सूना सूना हो गया है। और तुम्हारी भाभी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, बस अंदर ही बैठी रहती है जैसे कोई मूर्ति हो। चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और चिंता साफ दिखाई देती है। हाँ आंटी जी, भाभी को शायद बाहर जाने का इतना शौक नहीं है। चारों बहनें वहां से आगे बढ़ जाती हैं। घर वापस आने के बाद नंद नेहा के पास बैठती है। भाभी, आप तो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हो। जब हम यहाँ रहते थे पूरा मोहल्ला में जानता था, लेकिन यहाँ तो आपको कोई जानता तक नहीं है। हाँ दीदी, मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता। नेहा की बात सुनते ही कमला देवी दूर से ये सब सुन लेती हैं। अच्छा, तो अब ये मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ करना चाहती है। इसे तो मैं बताती हूँ। कमला देवी कुछ देर बाद अपने कमरे में जाती हैं और फिर सामान्य आवाज में नेहा को बुलाती हैं। नेहा बेटा, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ मम्मी, आ जाओ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? नेहा बेटा, इधर आना, कुछ काम है? नेहा डरते हुए कमला देवी के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। कमला देवी कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के सामने ये सब बताने की? तू चाहती है ना कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो जाए? मम्मी जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तो बस दीदी के सवाल के जवाब दे रही थी। तुझे क्या लगता है मेरी बेटियां तुझे बचा लेंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कमला देवी गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती हैं। नेहा अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद नेहा अपने आंसू पोंछती है और एक दिन दोपहर के समय नेहा घर के गार्डन में अकेली बैठी होती है। उसे अपने मायके के पुराने दिन याद आने लगते हैं। नेहा अपने मायके में बहुत आजाद जिंदगी जीती होती है। वो बिना किसी डर के अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। कभी बाजार में शॉपिंग करती, कभी अपनी सहेलियों के साथ स्ट्रीट फूड खाने बैठ जाती और कभी घंटों अपने दोस्तों के साथ बातें करती रहती थी। नेहा को अपने माता पिता के साथ बिताया हुआ समय भी बहुत याद आता है। एक बार उसके मम्मी पापा उसे मनाली घुमाने लेकर गए होते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। नेहा अपने माता पिता के साथ बर्फ में खेल रही होती है और तीनों एक दूसरे पर बर्फ फेंककर खूब हंस रहे होते हैं। मम्मी पापा देखो, मैं आप दोनों को बर्फ में गिरा दूंगी। उसके माता पिता भी हंसते हुए नेहा के ऊपर बर्फ डालने लगते हैं। एक दिन नेहा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होता है। शादी के बाद तो जैसे मेरी सारी आजादी खत्म हो गई है। ना मैं अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हूँ, ना किसी से बात कर सकती हूँ। पहले मेरी जिंदगी कितनी अलग थी और अब जेल जैसी। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता को भी अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। कई बार जब वे नेहा से मिलने उसके ससुराल आते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, फिर खुद बाहर आकर अपने पिता से बातें करती रहती है। बहन जी, नेहा दिखाई नहीं दे रही। हम उससे मिल लेते तो अच्छा रहता। अरे भाई साहब, वो तो हमारे बेटे मुकुल के साथ बैंगलोर में ही है। अगले महीने आएगी। अच्छा चलो, अगर हमारी बेटी खुश है तो हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नेहा के माता पिता कमला देवी की बात पर विश्वास कर लेते। जब भी नेहा अपनी माँ से बात करने के लिए कमला देवी से फोन मांगती, कमला देवी कोई न कोई बहाना बना देती। मम्मी जी, मेरी मम्मी आई है, मैं उनसे थोड़ी देर बात कर लूं? अभी रहने दे, मेरी बेटी आई हुई है और मुझे उसकी खातिरदारी करनी है। अपने माँ बाप से कुछ दिन बात नहीं करेगी तो वो मन नहीं जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे नेहा का अपने माता पिता से संपर्क लगभग खत्म हो जाता है। वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही होती है, तभी दरवाजे के पास से गुजर रही उसकी नंदे की नजर नेहा पर पड़ जाती है। भाभी हमारे घर में खुश नहीं है। जब देखो बेचारी रोती रहती है। उनके शरीर पर कितने अलग अलग निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें परेशान बहुत करता है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? घर में तो हम सब हैं। भाभी को आखिर कौन इतना परेशान कर रहा है?
दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर चुप हो जाती हैं। अगले दिन चिंटू पूरे घर में उछल कूद कर रहा होता है। वहीं नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते। वो अपनी डायरी खोलती है और उसमें अपने मन की सारी बातें लिखने लगती है। मम्मी पापा आप मुझसे और नहीं सहा जाएगा। मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये घर नई जेल है। मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने अपना आखिरी फैसला ले लिया है। नेहा अपनी डायरी बंद करती है और उसमें पेन फंसा देती है। फिर वो बाथरूम चली जाती है। उसी समय चिंटू कमरे में आ जाता है। उसकी नजर नेहा की डायरी पर पड़ती है। वो डायरी उठा लेता है। मामी मुझे पकड़ो, मैंने आपकी डायरी ले ली। नेहा बाथरूम से बाहर आती है और चिंटू को डायरी लेकर भागते हुए देख लेती है। चिंटू मेरी डायरी वापस करो। चिंटू हंसता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी एक नंद वहां आती है। चिंटू ये किसकी डायरी लेकर घूम रहे हो? ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। मम्मी मैं तो मामी के साथ प्रैंक कर रहा हूँ। लो मम्मी, अब आप दे दो मामी को। रिया डायरी लेकर नेहा के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक डायरी उसके हाथ से नीचे जमीन पर गिर जाती है। डायरी खुल जाती है। रिया डायरी उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खुले हुए पन्ने पर पड़ती है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। वो सब पढ़ लेती है। क्या भाभी इतनी परेशान है? मम्मी पापा उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं और वो इतने समय से अकेले ये सब झेल रही है। रिया तुरंत उसके आंसू पोंछ लेती है। वो तुरंत डायरी बंद करती है और खुद को सामान्य करने की कोशिश करती है। तभी नेहा घबराई हुई उसके सामने आ जाती है। दीदी मेरी डायरी चिंटू लेकर भाग गया था। हे भगवान कुछ पढ़ा ना हो बस। हाँ भाभी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। थैंक यू दीदी। नेहा डायरी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रिया तुरंत तीनों बहनों के पास जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। चारों बहनें कमरे में बैठती हैं। रिया दरवाजा लॉक कर देती है। चारों बेड पर बैठ जाती हैं। रिया की आंखों में आंसू होते हैं। क्या हुआ रिया? तूने हमें इतनी जल्दी क्यों यहाँ बुलाया? तुम्हें नहीं पता है इस घर में क्या चल रहा है। भाभी न जाने कितने समय से सब कुछ सह रही है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि उनका इस घर में दम घुट रहा है और अब वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। क्या तो पागल हो गई है क्या? इंसान डायरी में ऐसी बातें तब लिखता है जब उसका मानसिक दबाव बहुत बढ़ चुका हो। इसका मतलब भाभी सच में बहुत ज्यादा परेशान है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो हर वक्त इतनी चुप क्यों रहती है। अब हम क्या करेंगे? भाभी को कैसे बचाएंगे? ऐसा करते हैं कि भाभी को अपने साथ लंदन लेकर चलते हैं। सारी मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी। ना भाभी इस घर में रहेगी और ना ही कोई परेशान होने कर पाएगा। सही बात है। जिस दिन से हम इस घर में आए उसी दिन से देख रहे हैं कि भाभी को ऐसे रखा गया है जैसे कोई कैदी हो। बेचारे को कैसा महसूस होता होगा, अब सोचकर ही डर लग रहा है। अब हम भाभी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। चारों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। अगले दिन सुबह चारों नंदें अपना बैग लेकर तैयार हो जाती हैं। चिंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है। कमला देवी उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं। मम्मी हमने आज की फ्लाइट कर रखी है। चिंटू का स्कूल खुल गया है इसलिए हमें जाना होगा। अच्छा बेटा तुम अचानक आई थी और अचानक ही जा रही हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ मम्मी, इनके पापा का फोन आया था इसलिए हमें जल्दी वापस जाना पड़ा। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। चारों बहनें कमला देवी को गले लगाती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। घर से थोड़ी दूर जाकर वे अपनी टैक्सी रुकवाती हैं। रिया चुपचाप नेहा के कमरे की खिड़की के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ बाहर निकाल लेती है। नेहा डरते हुए चारों बहनों के साथ टैक्सी में बैठ जाती है। दीदी अगर मम्मी जी को पता चल गया तो? भाभी अब आप बिल्कुल मत डरिए, हम चारों आपके साथ हैं। टैक्सी वहां से निकल जाती है। घर के अंदर कुछ देर बाद कमला देवी को नेहा दिखाई नहीं देती। वो रसोई में जाकर उसे ढूंढती हैं। नेहा इधर आकर काम कर। नेहा नेहा। कमला देवी पूरे घर में नेहा को ढूंढती हैं लेकिन नेहा कहीं नहीं मिलती। वो तुरंत अपनी बेटी को फोन करती हैं। बेटा जब तुम लोग गए थे तब नेहा घर पर ही थी ना? तुमसे बात करके गई थी ना? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी भाभी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी हमारे साथ है। क्या तुम लोग उसे अपने साथ ले गए? हाँ मम्मी, और अब भाभी उस घर में कभी वापस नहीं आएगी। आपने उस घर को उनके लिए जेल बना दिया है। आपको पता भी है कि वो किस मुसीबत से गुजर रही थी। अभी के अभी उसे घर लेकर आओ। और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि बिना बताए घर से निकलने की? मैं बताती हूँ उसे। आपको हमें फोन करने की भी जरूरत नहीं है मम्मी। रिया फोन काटती है। कमला देवी गुस्से से तुरंत मुकुल को फोन कर देती हैं। बेटा तेरी चारों बहनें नेहा को लेकर भाग गई हैं। कह रही है कि अब उसे घर लेकर नहीं आएगी। लेकिन मम्मी ऐसा क्यों करेंगी दीदी? जरूर कोई बात हुई होगी ना? पता नहीं बेटा, हमने तो कुछ नहीं किया। वो तो अपनी मर्जी से ही ये सब कुछ कर रही हैं। मुकुल तुरंत ऑफिस से अपनी बहन को फोन करता है। शिल्पा तुम चारों नेहा को लेकर कहाँ जा रही हो और उसे घर पर क्यों नहीं छोड़ा? भैया आपसे ज्यादा बेकार पति इस दुनिया में शायद कोई ही नहीं होगा। आपकी बीवी के साथ घर में इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं था। मतलब तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मम्मी ने भाभी के लिए उस घर को जेल बना के रखा हुआ था। ना उन्हें कहीं जाने देती थी, ना चैन से सोने देती थी। दिन भर उन्हें काम में लगाए रखती थी। उनका फोन तक मम्मी ने छीन लिया था। आप ही बताइए भाभी आपको अपनी परेशानी कैसे बताती? वो कोई घर था या पिंजरा? लेकिन मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पता कैसे चलता भैया? सब कुछ मम्मी की कंट्रोल में था। भाभी के पास फोन तक नहीं था। और जब उन्होंने एक बार आपको बताने की कोशिश की थी तब आपने ही उन्हें डांट दिया था। तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे नेहा की बहुत टेंशन हो रही है। हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, आप वहीं आ जाना। कुछ देर बाद चारों नंदे नेहा के साथ एयरपोर्ट पर बैठी होती हैं। नेहा अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस जेल से बचा लिया। अगर आप लोग थोड़ा सा लेट और हो जाते तो मैं सच में अपनी जान दे बैठती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। चारों बहनें तुरंत नेहा को गले लगा लेती हैं। भाभी जब तक आपकी नंद जिंदा है ना, आपको कुछ नहीं होने देंगी। भाभी हम सिर्फ आपकी नंद नहीं है, हम आपकी छोटी बहनें हैं। और एक बहन अपनी दूसरी बहन को मुसीबत में कैसे छोड़ सकती है? अगर हमारे सामने किसी और के साथ भी ऐसा अन्याय होता तो हम उसके लिए भी खड़े होते। हम लड़कियां हैं तो हमारा भी खुलकर जीने का हक है। हमें किसी की कैद में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सामने से मुकुल तेजी से वहां पहुंचता है। वो नेहा को वहां देखते ही उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। नेहा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब ये सब पहली बार हुआ था मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे डांट दिया था। फिर उसके बाद दोबारा बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मम्मी ने मेरा सभी लोगों से संपर्क खत्म कर दिया था। नेहा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी परेशानी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बस यही चाहिए कि आप एक बार मेरा साथ देते। तुम अभी मेरे साथ चलो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भैया हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ भैया, अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब सभी लोग घर पहुंचते हैं तो कमला देवी गुस्से में दरवाजे के पास खड़ी होती हैं। जैसे ही नेहा अंदर आती है, कमला देवी गुस्से से उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती हैं। तभी मुकुल तुरंत नेहा के सामने आ जाता है और कमला देवी का हाथ पकड़कर नीचे कर देता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इतना परेशान करने की? आपने उसे इतने सालों तक क्या समझ रखा था? आपकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? कमला देवी कुछ बोल नहीं पाती। चारों नंदे भी अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती हैं। मम्मी आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपकी 4 बेटियां हैं और फिर भी आप किसी दूसरी लड़की को इतना परेशान कर रही थी। मम्मी सोचो, अगर जो कुछ आपने भाभी के साथ किया वही हमारे साथ होता तो हमारा पति हमारे घर वाले से बात करने से रोक देता, हमारा फोन छीन कर रख देता, हमें अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाने देता और हमें लंदन ले जाने की बजाय ससुराल में ही छोड़ देता। वहाँ हमसे दिन रात घर का काम करवाया जाता और हमें कोई आजादी नहीं मिलती। तब आपको कैसा लगता? कमला देवी सिर झुका लेती हैं। तब तो आप कहती ना कि हमारा पति कितना बेकार है और हमारे ससुराल वाले कितने खराब है। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारी मम्मी पापा कितने गलत हो सकते हैं। मम्मी सच बताऊं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप हमारे मम्मी पापा हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इस हद तक गिर सकते हो। दीदी आप लोग ऐसा मत बोलो, आपके मम्मी पापा आपके लिए बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरे साथ उन्होंने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन आप लोगों से वो बहुत प्यार करते हैं। भाभी ऐसे प्यार का क्या फायदा जो अपनों और परायों में इतना फर्क करे। ऐसा थोड़ी है कि बहू को जेल में बंदी बनाकर रखो और बेटी को घर में शहजादी बनाकर रखो। इतना सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। कमला देवी धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाती हैं। नेहा मुझे माफ कर दे, मैं दहेज के लालच में अंधी हो गई थी। सोचा था कि जब हमारे घर बहू आएगी तो वो भी इतना सारा दहेज लेकर आएगी। आस पड़ोस की औरतें पता नहीं मेरे कानों में क्या क्या भरती थी। धीरे धीरे मेरे मन में लालच पैदा हो गया और मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी होती है। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि अपने लालच में हम इस हद तक पहुंच जाएंगे कि तुम्हारे लिए यही घर जेल बन जाएगा। मम्मी, हमारे ससुराल वालों ने तो हमसे कभी दहेज की मांग नहीं की। उन्होंने हमें रानी बनाकर रखा है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कम से कम आपको इतना तो समझना चाहिए था कि जब आपकी चारों बेटियां अपने ससुराल में खुश है तो आपको भी अपनी बहू को खुश रखना चाहिए। आपने तो उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया है। और 1-2 बार तो भाभी के मायके वालों ने आपकी मांग पूरी की भी थी, फिर भी आपका दहेज का लालच खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपने उसी के बाद भाभी को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर देना नेहा, मैं दूसरों की बातों में आकर अंधी हो गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो आज हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहू नहीं अपने घर का हिस्सा समझने के बजाय तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कमला देवी और मोहन जी नेहा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते रहते हैं। नेहा की आंखों से भी आंसू होते हैं। वो आगे बढ़कर दोनों को उठाती है।
आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप मेरे माता पिता के समान हो। मुझे जो हुआ मैं सब बोलना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को माफ करती हूँ। नेहा कमला देवी और मोहन जी को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी किसी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुमने माफ कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं अपनी बीवी को अपने साथ बेंगलुरु लेकर जा रहा हूँ। वो अब यहाँ नहीं रहेगी। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही फैसला है। भाभी को अब अपने पति के साथ अपनी जिंदगी नई शुरू से शुरू करनी चाहिए। मुकुल नेहा का हाथ पकड़ लेता है। चारों नंदे भी अपनी भाभी को गले लगा लेती हैं। भाभी, अब आप कभी खुद को अकेला मत समझना। दीदी, आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ समय बाद मुकुल नेहा को अपने साथ बेंगलुरु लेकर चला जाता है। वहीं चारों नंदी भी चिंटू के साथ अपनी फ्लाइट पकड़कर लंदन वापस चली जाती हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद मुकुल नेहा के लिए एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत घर तैयार करता है। अब नेहा पर कोई रोक टोक नहीं होती। वो जब चाहे अपनी माँ से बात करती, जब चाहे बाहर जाती और अपने मन का खाना बनाती। मुकुल भी घर के कामों में उसका हाथ बटाता है। एक शाम नेहा बालकनी में बैठी चाय पी रही होती है। नेहा, आज ऑफिस से जल्दी आ गया, चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं। सच में? लेकिन घर का खाना तो बना हुआ है। वो बाद में खा लेंगे, अभी तुम्हें किसी से पूछकर जिंदगी नहीं जीनी है। मुकुल की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मुकुल, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं सच में उस जेल से बाहर आ गई हूँ। आज पहली बार मैं राहत की सांस ले पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारी जिंदगी बदलने में देर हुई, लेकिन अब इसे दोबारा कभी किसी को खराब नहीं करने दूंगा। मुझे भी माफ कर देना कि मैं तुम्हारी बात पहले नहीं समझ पाया। नेहा मुकुल का हाथ पकड़ लेती है। दोनों बालकनी में बैठकर मुस्कुराते हुए बाहर देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला देवी और मोहन जी अपने घर में अकेले बैठे होते हैं। मोहन जी, हमने कितना गलत कर दिया। जिस बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए था उसी की जिंदगी हमने मुश्किल बना दी। हाँ कमला, अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। अब इस घर में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। कमला देवी आंखों से आंसू पोंछ लेती हैं। अगर आपका घर भी ऐसा ही जेल बन जाए तो क्या जिंदगी खत्म करना सही रास्ता होगा, या फिर हिम्मत करके उस माहौल से बाहर निकलना?